हाय पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोगों ने ये अध्याय 3 है इतिहास के निर्माण और उसके स्रोत का शुरुआत किए थे। और ये हमारा पार्ट 4 है हमारे लेक्चर का, और ये अंतिम हमारा लेक्चर होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर 4 को शुरुआत करेंगे। और आप लोगों से ये आशा की जाती है कि यदि आप ध्यानपूर्वक अंतिम तक हमारे साथ बने रहेंगे तो शायद इस अध्याय का पूरी तरह से समझ में आएगा हर बातों का। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक है आज का इतिहास का निर्माण। तो इतिहास का निर्माण में अब तक कई स्थलों प्रागैतिहासिक, प्रोटो ऐतिहासिक और ऐतिहासिक उत्खनन किए गए हैं, लेकिन प्राचीन भारतीय इतिहास की मुख्य धारा में कोई प्रमाण नहीं मिलते। प्रागैतिहासिक और प्रोटो ऐतिहासिक पुरातत्व के परिणामों को ध्यान में रखे बिना भारत में सामाजिक विकास के चरणों को ठीक से समझा नहीं जा सकता। ऐतिहासिक पुरातत्व की बात नहीं की जा सकती। यद्यपि प्राचीन ऐतिहासिक काल से संबंधित लगभग 200 जगहों पर खुदाई की गई, फिर भी सर्वेक्षण अध्ययनों में प्राचीन काल की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रवृत्तियों के अध्ययन में उनकी प्रासंगिकता पर पर्याप्त विचार नहीं किया गया है। प्राचीन भारत के ग्रामीण और शहरी पहलुओं के संदर्भ में ऐसा अवश्य किया जाना चाहिए। यद्यपि अब तक बड़े पैमाने पर बौद्ध और कुछ ब्राह्मणिक स्थलों के महत्व पर प्रकाश डाला गया है, लेकिन सामाजिक और आर्थिक विकास के संदर्भ में हमें धार्मिक इतिहास को देना चाहिए। प्राचीन इतिहास का निर्माण अब तक मुख्य रूप से साहित्यिक स्रोतों, विदेशों एवं स्वदेशी संदर्भों के आधार पर किया गया है। सिक्के और शिलालेख कुछ भूमिका निभाते हैं, लेकिन विवरणात्मक पाठ का अधिक महत्व होता है। अब तो नए तरीके भी अपनाए जाने चाहिए। ऐतिहासिक ज्ञान बढ़ता रहता है। पाठों, ग्रंथों की तिथियों एवं वस्तुनिष्ठता के बारे में हमें अधिक गंभीरता से बात करनी चाहिए। पुरातात्विक साक्ष्य के संदर्भ में ग्रंथों की जांच करते हुए ऐसा किया जा सकता है। शुरू में पुरातत्वविद लिखित ग्रंथों से प्रेरित रहते थे, इसलिए वैदिक और बौद्ध ग्रंथों में उल्लिखित कई जगहों की खुदाई भी करवाई। खुदाई की परिणतियाँ हमेशा ग्रंथों के संदर्भ की पुष्टि नहीं करती थी। बावजूद इसके यह बेहद समृद्ध ऐतिहासिक जानकारी थी। हालांकि कई क्षेत्रों के उत्खननों की पूरी रिपोर्ट अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है, किंतु पुरातात्विक निष्कर्षों के संदर्भ में ग्रंथों की जांच करना उचित होगा। ऋग्वेद के समय के अध्ययन हेतु हमें गांधार के कब्रों की संस्कृति, जिसे हम लोग गांधार ग्रेव कल्चर भी कह सकते हैं, का जायजा लेना होगा, जिसमें ईसा पूर्व दूसरी सहस्त्राब्दी में घोड़े का इस्तेमाल और मृतकों का अंतिम संस्कार किया जाता था। हमें एक और पेंटेड ग्रेवेयर और दूसरे प्रकार के पुरातात्विक खोजों और दूसरे अन्य वैदिक युग के बीच एक सहसंबंध स्थापित करना होगा। इसी प्रकार प्रारंभिक पाली ग्रंथों को नर्दिन ब्लैक, जिसको हम लोग पोलिश्ड वेयर या NBPW कह सकते हैं, पुरातत्व से संबंधित होना चाहिए। ये सब जो प्रायद्वीपीय भारत में शिलालेखों और शुरुआत के महापाषाण पुरातत्व से जुड़े हुए हैं। पुराणों से प्राप्त लंबे वंश वृक्ष की तुलना में पुरातत्व के साक्ष्य को
अधिक महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए। अयोध्या के राम का काल लगभग ईसा पूर्व 2000 तय करने हेतु पौराणिक परंपरा का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन अयोध्या में खुदाई एवं व्यापक अन्वेषण से उस अवधि के आसपास की पुराणों में जो इंसानी बसावट है उसकी किसी भी बात से पुष्टि नहीं होती है। इसी तरह कृष्ण यद्यपि महाभारत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन ईसा पूर्व 200 से लेकर सन 300 के बीच मथुरा से प्राप्त प्राचीनतम शिलालेख और मूर्ति कला के अवशेषों से ऐसी किसी बात की पुष्टि नहीं होती है। इस तरह की कठिनाइयों को देखते हुए रामायण और महाभारत पर आधारित महाकाव्य युग के विचारों को त्याग दिया जाना चाहिए। हालांकि अतीत में इसने प्राचीन भारत के अधिकांश सर्वेक्षण संस्करणों में एक अध्याय का निर्माण किया था। रामायण और महाभारत दोनों में सामाजिक विकासों के कई चरणों का बेशक पता लगाया जा सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि महाकाव्यों का रिश्ता सामाजिक विकास के किसी एक समय से नहीं होता। हम यह जानते हैं कि वे कई संस्करणों की यात्रा कर वहां पहुंचते हैं। इसके अलावा साहित्यिक परंपराओं और पुरालेख सामग्री के आधार पर वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध का समय आम तौर पर ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी बताया जाता है, लेकिन जिन शहरों में वे गए वे पुरातात्विक रूप से ईसा पूर्व 400 से अधिक पुराने नहीं हैं, और इसलिए इन महान व्यक्तियों की परंपरा आधारित तिथियों पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। ग्रंथों की तुलना में कालानुक्रमिक और तर्क संगत हम लोग आधार पर पुरातत्व, शिलालेख और सिक्के अधिक महत्वपूर्ण है। हालांकि पाणिनि और पतंजलि के व्याकरण संबंधी कार्यों में लगभग निर्धारित तिथियां दर्ज है। ये मिथकों और किंवदंतियों से अपेक्षाकृत मुक्त है, इसलिए ये सिक्कों, शिलालेखों और उत्खनन की तरह ही महत्वपूर्ण है। अब तक इस आधार पर कई शिलालेख खारिज किए जा चुके हैं कि इतिहास में उनकी अहमियत बहुत कम है। ऐतिहासिक मूल्य को राजनीतिक इतिहास के पुनर्निर्माण में आवश्यक जानकारी के रूप में लिया जाता है। हालांकि शाही शिलालेख में अतिशयोक्ति होती है। अशोक के शिलालेखों में लाखों जैसे लिखे गए शब्द ऐसे ही लगते हैं। यह मनुष्यों और जानवरों पर लागू होता है, और कलिंग युद्ध में मारे गए लोगों की संख्या और उन्हें पाटलिपुत्र लाए जाने के कथन के आधार पर संदेह पैदा होता है। समुद्रगुप्त और राजा चंद्र के शिलालेख में भी अतिरंजना है। इन अतिशयोक्तियों के बावजूद पुराणिक परंपराओं की तुलना में शिलालेख निश्चित रूप से अधिक विश्वसनीय है। पुराणों का उपयोग हालांकि सातवाहनों की उत्पत्ति को पीछे धकेलने के लिए किया जाता है। शिलालेखों में इसे ईसा पूर्व पहली शताब्दी का बताया गया है। शिलालेख किसी राजा के शासनकाल और उसकी विजय और उसके विस्तार का संकेत देते हैं, लेकिन साथ ही साथ वे राजनीति, समाज, अर्थव्यवस्था और धर्म के विकास को भी उजागर करते हैं। इसलिए यह अध्ययन पुरातत्व का केवल राजनीतिक या धार्मिक इतिहास के लिए अभिलेखों का उपयोग नहीं करता है। पुरालेख में दर्ज भूमि अनुदान केवल वंश वृक्ष और उनकी जीत की सूचियों के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि उत्तर गुप्त काल में हुए
नए राज्यों के उदय, सामाजिक और कृषि संरचना में परिवर्तन आदि के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसी तरह सिक्कों को केवल भारतीय, यूनानी, शक, सातवाहन और कुषाण के इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए ही नहीं, बल्कि व्यापार और शहरी जीवन के इतिहास के लिए भी इस्तेमाल किया जाना चाहिए। सारांशतः ऐतिहासिक पुनर्निर्माण के लिए ग्रंथों, सिक्कों, शिलालेखों, पुरातत्व आदि से प्राप्त सामग्रियों का सावधानीपूर्वक संग्रह आवश्यक है। हमने देखा कि यह स्रोतों के सापेक्ष महत्व की समस्या को बढ़ाता है। इस प्रकार महाकाव्यों और पुराणों में पाए जाने वाले पौराणिक कथाओं से सिक्कों, शिलालेख और पुरातत्व को अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। पौराणिक कथाएं प्रमुख मानदंडों का समर्थन कर सकती है, सामाजिक प्रथाओं को मान्य कर सकती है और जातियों एवं अन्य सामाजिक समूहों की सुविधाओं असुविधाओं को उचित ठहरा सकती है, किंतु उनमें वर्णित घटनाओं को सच नहीं माना जा सकता। प्राचीन समय से अभी तक प्रचलित प्रथाओं से भी हम प्राचीन काल को समझ सकते हैं। ग्रामीण जीवन और आदिम जनजीवन के अध्ययन से प्राप्त अंतर्दृष्टि प्राचीन इतिहास के निर्माण में मूल्यवान धरोहर की तरह है। कोई व्यवस्थित ऐतिहासिक पुनर्निर्मित अन्य प्राचीन समाजों में हुए विकास की अनदेखी नहीं कर सकती। तुलनात्मक दृष्टिकोण प्राचीन भारत में दुर्लभ या अनोखेपन के अवलोकन को दूर कर सकता है और उन प्रवृत्तियों को खोजकर बाहर ला सकता है जो प्राचीन भारत से दूसरे देशों के अतीत के समाजों के साथ मेल खाती है। हम दुनिया के अन्य भागों में लोगों के साथ भारतीय संबंधों के बारे में जानने के लिए मानव आनुवंशिक अनुसंधान के परिणामों का भी उपयोग कर सकते हैं। आनुवंशिकता और पीढ़ीगत विरासतीय गुणों का वैज्ञानिक अध्ययन जातीय मिलन, जनसंख्या के फैलाव और संस्कृति के प्रसार को दर्शाता है। तो धन्यवाद। ये हमारा अध्याय समाप्त होता है और यदि आप सभी को हमारा क्लासेस अच्छी लगे तो उसको प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम अंतिम क्षण तक प्राचीन भारत के इतिहास के अंतिम अध्याय तक हम बने रहें और आप लोगों को किसी न किसी रूप से सहयोग मिलता रहे। धन्यवाद।